कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। पलक और अबीर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जहां अबीर ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक सूट और पैंट पहनकर गले में बो लगा हुआ तैयार हुआ था। अबीर अपने हाथ में अपनी घड़ी पहन रहा था। तभी पलक वहां आती है। अबीर अपना सिर उठाकर जैसे ही पलक को देखता है, उसके हाथ से घड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। पलक ने ग्रीन ब्रांडेड ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, बालों का मेसी बन और गले में छोटे मंगलसूत्र के साथ कानों में डायमंड की इयररिंग पहनी हुई थी। आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक के साथ पलक ने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। अबीर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। पलक धीरे से चल के अबीर के पास आती है और नीचे झुककर उसकी गिरी हुई घड़ी उठाकर उसके हाथ में पहनाने लगती है। अबीर अभी उसे ही देख रहा था। पलक अबीर के हाथ में घड़ी बांध उसे देख, हो गया? उसकी आवाज़ सुन अबीर से इसमें आता है। पलक अबीर को देख, चले, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। उसकी बात सुन अबीर पलक उसकी आवाज़ सुन पलक उसे देखने लगती है तो अबीर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुन पलक का चेहरा लाल हो जाता है और होठों पर एक मुस्कान खिल जाती है। पलक थैंक यू बोल आगे चलने लगती है तो अबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। पलक पलट कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है तो अबीर उसका हाथ अपने हाथ में फंसाकर, पलक एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुन पलक को कुछ समझ नहीं आता है, पर अबीर उसका हाथ पकड़ उसे लेकर बाहर निकल जाता है। अबीर और पलक गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अमृत भी उनके साथ था। कुछ ही देर में वो अग्निहोत्री मेंशन के बाहर थे, जहाँ सबसे पहले अबीर गाड़ी से उतरता है, फिर पलक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उतरने में मदद करता है। पलक के उतरने के बाद अबीर अमृत को कुछ बोल वहाँ से भेज देता है और पलक को लेकर वहाँ से पार्टी के लिए अंदर जाने लगता है। पलक और अबीर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें वहां नयन और रायमा मिल जाते हैं, जो सबको वेलकम कर रहे थे। अबीर नयन से गले मिलता है और फिर चारों घर के अंदर बढ़ जाते हैं। अबीर और पलक देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं पर कम से कम 20 लोग वहां मौजूद थे, जो शायद केशव जी के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर थे। अबीर और पलक सीधा केशव जी के पास जाते हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। अबीर और पलक को देख केशव जी मुस्कुरा देते हैं। केशव जी आए हुए सारे मेहमानों से अबीर और पलक को मिलवाते हैं, जहां सब अबीर को जानते तो थे पर कभी मिले नहीं थे। वहीं उन सबको जब अबीर की शादीशुदा होने का पता चलता है तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, पर तभी केशव जी पलक को सबसे अबीर की वाइफ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बाद सबकी नज़र पलक पर टिक जाती है। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती है और सब साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद पलक अबीर के पास आकर धीमे से, मिस्टर ओबराय, हम अंकल के लिए कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं। उसकी बात सुन अबीर, मैंने उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लिया है, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात सुन पलक को थोड़ी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद ऐसे ही सब आपस में बात करने लगते हैं। उनके साथ नयन, रायमा, अबीर और पलक खड़ी थी। तभी अबीर का कॉल बजता है। अबीर अमृत का कॉल देख उठा के बात करता है, फिर कॉल रख वापस सबसे बात करने लगता है। यहाँ केशव जी पलक से बात करने में बिजी थी। अबीर उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था, जहाँ पलक के बात करने का लहजा और उसकी हरकतें केशव जी को उसके बारे में जानने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी अबीर राइमा को कुछ इशारा करता है तो राइमा पलक को वहां से लेकर थोड़ी दूर जाती है। पलक और राइमा के जाने के बाद अबीर नयन और केशव जी को एक साइड में लेकर जाता है, ताकि उनकी बातें कोई और ना सुन पाए। केशव जी अभी पलक को देख रहे थे। केशव जी पलक को देखते हुए अबीर से, अबीर, पलक के माता पिता कौन है? उनके इस सवाल पर अबीर, आपको पलक में इतनी दिलचस्पी क्यों है मिस्टर अग्निहोत्री? उसके सवाल पर केशव जी के साथ नयन भी अबीर को देखने लगता है। केशव जी एक बार फिर पलक पर नजर गड़ाते हुए, पलक को देख किसी की याद आती है। उनकी बात सुन अबीर, किसकी? राधिका की। उसकी बात सुन केशव जी और नयन उसे शौक होकर देखने लगते हैं। वहीं अबीर आगे बोलता है ना मिस्टर अग्निहोत्री, पलक आपको राधिका की याद दिलाती है? उसकी बात सुन केशव जी शौक होकर, तुम राधिका को कैसे जानते हो? उनका सवाल सुन अबीर हल्का मुस्कुरा के, वो सब छोड़िए, पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे पलक आपको राधिका की याद क्यों दिलाती है?
अबीर के इस सवाल पर केशव जी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे उन्हें कुछ अंदाज हो अबीर क्या कहने वाला है। तभी अबीर बोलता है, क्योंकि पलक राधिका की बेटी है, राधिका और आपकी। उसकी बात सुन केशव जी के हाथ में जो उनका ड्रिंक का ग्लास था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। वहीं उसकी बात सुन नैन को झटका लगता है। केशव जी लड़खड़ाती हुई जमीन जुबान में, ये तुम क्या बोल रहे हो? उनके सवाल के बाद नैन, अबीर तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? वो औरत 24 साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी, तो पलक पापा की बेटी कैसे हो सकती है? उसकी बात पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी अबीर बोलता है, क्योंकि जब वो यहाँ से गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी पलक से, और वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। उन्हें तो तुम्हारे पापा ने निकाला था। उसकी बात सुनने शौक होकर केशव जी को देखने लगता है। केशव जी, मैंने उसे नहीं निकाला था, मैंने तो बस। उनकी बात बीच में काट अबीर बोलता है, अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहा था, वो भी उन पर गंदे इल्जाम लगाकर। उसकी बात सुन अचानक केशव जी के सामने कुछ पल घूम जाते हैं, जहां उन्हें कुछ तस्वीरें मिली थी, राधिका जी और परेश जायसवाल की। अचानक उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो गुस्से से बोलते हैं, दगा दिया था उसने मुझे, किसी और के साथ मिलकर मेरा विश्वास तोड़ा था। उनकी बात सुना भी, कुछ तस्वीरें और आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसकी बात सुन केशव जी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी अबीर उन्हें एक तरफ इशारा करता है जहां अमृत अपने साथ परेश जी को लेकर आ रहा था। केशव जी की नजर जैसे ही परेश जी पर जाती है उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वहीं परेश जी अपने आंखों में पछतावा लेकर उनके पास आ रहे थे। जैसे ही परेश जी केशव जी के सामने खड़े होते हैं, केशव जी गुस्से से दांत पीसते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? उनकी बात सुन परेश जी, मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ, वो सच जिस वजह से तुम्हारी और राधिका की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उस झूठ से पर्दा उठाने आया हूँ जिस झूठ की वजह से तुम्हारा और राधिका का टूट गया और एक बच्ची की बाप होते हुए भी नाजायज कहलाई। उनकी बात सुन के केशव शौक थे। तभी अबीर उन सबको एक कमरे में लेकर जाता है ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। कमरे में आकर अबीर जी परेश जी को बोलने का इशारा करते हैं, तो परेश जी बोलना शुरू करते हैं। परेश जी, मैं कॉलेज के दिनों से ही राधिका से बहुत प्यार करता था और मुझे लगा था राधिका भी मुझसे प्यार करती होगी, इसलिए मैंने कॉलेज के आखिरी वक्त में उसे अपने दिल की बात कही। तब राधिका ने मुझसे कहा कि वो किसी और से प्यार करती है और उसका इंतजार कर रही है। राधिका की बात सुन मेरा दिल टूट गया था, जिसके बाद मैं अकेला रहने लगा था। उसके कुछ दिन बाद राधिका की शादी आपसे हुई और वो आपके साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। मैं भी अपने काम में बिजी हो गया था। कुछ सालों बाद मैं जब काम के सिलसिले में अमेरिका आया, तब मेरी मुलाकात फिर से राधिका से हुई। उसे देख एक बार फिर मेरे जज्बात जग गए थे, पर मैंने कभी उसे पाने के बारे में नहीं सोचा था। पर उस वक्त रीता मेरे साथ थी। उसने मुझसे कहा कि राधिका ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझसे कहा कि राधिका कॉलेज के टाइम पर जानबूझकर मेरे करीब आई और बाद में मुझे ठुकरा कर किसी अमीर आदमी के साथ चली गई। उसने मुझे पूरा राधिका के खिलाफ भड़का दिया था, जिस वजह से मैं बस राधिका को किसी भी तरह पाना चाहता था। इसलिए मैंने राधिका को मिलने के लिए बुलाया और उसे बेहोश कर उसके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें निकाली जिसे मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं कि वो मेरे पास आ जाए, और मैंने ऐसा किया भी। पर तब राधिका मेरे पैरों में गिरी और उसने मुझे बताया कि वो आपसे कितना प्यार करती है और आप दोनों का एक बेटा भी है, जिसे सुनने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने उसी वक्त वो तस्वीरें जला दी और राधिका से दोबारा कभी ना मिलने का वादा कर दिया। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया, पर लगभग 6 महीने बाद एक दिन मुंबई में ही ओबेरॉय कंपनी में मेरी मुलाकात दोबारा राधिका से हुई। तब राधिका 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने उससे पूछा वो यहाँ क्या कर रही है। तब उसने मुझे थप्पड़ मारा और बताया कि वो सारे तस्वीरें मैंने उसके पति यानी केशव जी को भेज दी है, जिस वजह से केशव ने उसे छोड़ दिया है। उसकी बात सुन वो शौक था, क्योंकि मैंने वो तस्वीरें उसी दिन फाड़ दी थी। मैंने ये राधिका को भी बताया, पर उसने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो तस्वीरें आपको कैसे मिली, इसलिए मैं आया भी था आपसे बात करने, पर तब आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। पर मेरी उस एक गलती की वजह से राधिका की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और यही सच है।
पलक आपकी बेटी है। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। तभी अबीर केशव जी को एक पेपर देकर, यह आपके और पलक के डीएनए की रिपोर्ट। केशव जी अपने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट लेकर देखते हैं तो उनके हाथ से पेपर नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ जाती है। तभी नयन वो गिरा हुआ पेपर उठाता है और रिपोर्ट देखने के बाद उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। केशव जी खुद से, पलक मेरी बेटी है, इतना बोल वो बाहर की तरफ जाते हैं। उन्हें ऐसे देख बाकी सब भी उनके पीछे जाते हैं। बाहर पलक और राइमा खड़ी आपस में बात कर रही थी। तभी केशव जी वहां आते हैं और पलक के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसे देख पलक कुछ समझ नहीं पाती है। तभी केशव जी उसके चेहरे को छूते हुए, मेरी बेटी। उनकी बात सुन पलक के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो जाते हैं। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं अबीर को यह घबराहट हो रही थी कि सच जानने के बाद पलक कैसे रिएक्ट करेगी। अबीर अमृत को इशारा करता है, जो अमृत वहां खड़े सारे मेहमानों को वापस भेज देता है। यहाँ पलक केशव जी का हाथ अपने चेहरे से हटाकर, अंकल आप ठीक तो हैं? उसकी बात सुन केशव जी नम आंखों से उसे देख रहे थे। तभी पलक अपना सिर घुमाकर बाकी सबको देखती है, जहाँ अबीर, नयन, अमृत के साथ परेश जी वहां खड़े थे। पलक परेश जी को यहाँ देख चौंक जाती है। वही जिस तरह से वो सब उसे देख रहे थे उसे अजीब लग रहा था। यहाँ राइमा नयन के पास आती है, जिसकी आंखें नम थी। राइमा उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है तो नयन उसे देखने लगता है। राइमा उसे पलक झपका कि मुझे सब पता है का इशारा करती है तो नयन पलक को देखने लगता है। यहाँ पलक एक बार फिर केशव जी को देखती है तो उनकी लाल आंखें देख पलक उनकी फिक्र करते हुए, अंकल आपकी आंखें लाल क्यों हैं? उसकी बात सुन केशव जी उसका हाथ पकड़ कर भर्राए गले से, बेटा मैं अंकल नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। उसकी बात सुन पलक को तो जैसे झटका लगता है और झटके से 2 कदम केशव जी से दूर पीछे हो जाती है, जिससे केशव जी के हाथ से उसका हाथ छूट जाता है। पलक को ऐसे देख अबीर जल्दी से उसके पास जाता है। वहीं पलक केशव जी को देख, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा कोई बाप नहीं है। उसकी बात सुन केशव जी उसके पास जाकर, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास करना मुश्किल होगा, पर यही सच है, तुम मेरी बेटी हो, मेरी और राधिका की। उनकी बात सुन पलक शौक होकर उन्हें देखने लगती है। फिर पलक अपनी कांपती आवाज में, आप मेरी माँ को कैसे जानते? और ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? मैंने कहा ना, मेरा कोई बाप नहीं है। इतना बोल वो फिर से उनसे 2 कदम दूर हो जाती है। उसे ऐसे देख और उसकी बातें सुन केशव जी अबीर को देखने लगते हैं। पलक जब देखती है कि केशव जी की नज़र अबीर पर है तो वो भी अबीर को देख, मिस्टर ओबराय ये क्या बोल रहे हैं? आप कहिए इनसे ऐसी बातें ना करें, मुझे पसंद नहीं है। उसकी बात सुन अबीर से पहले नयन उसके पास आकर, डैड बिल्कुल सच कह रहे हैं पलक। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है तो नयन आगे बोलता है, तुम उनकी बेटी और मेरी बहन हो। उसकी बात सुन पलक हैरान हो जाती है। पलक अबीर को देख, ये सब क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोलिए। उसे ऐसे देख अबीर, पलक ये सब सच बोल रहे हैं। उसकी बात सुन पलक शॉक हो जाती है। अबीर आगे बोलता है, तुम राधिका आंटी और केशव अंकल की बेटी हो। केशव अंकल ही तुम्हारे पिता हैं। उसकी बात सुन पलक उसे भी 2 कदम दूर हो जाती है। पलक अभी ऐसे खड़ी सबको देखने लगती है। तभी केशव जी पलक के पास आकर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना बेटा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ? उनकी बात सुन पलक उन्हें देख, अगर आप मेरे पिता हैं तो पिछले 24 साल से आप कहाँ थे? पलक के इस सवाल पर केशव जी अपनी जगह जम जाते हैं। वहीं बाकी सबके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। सबको चुप देख पलक एक बार फिर केशव जी से पूछती है, आपने कहा कि आप मेरे पिता हैं, तो बताएं पिछले 24 सालों से आप कहाँ थे? कहाँ थे आप उस वक्त जब लोग मेरी माँ से उनके पति का नाम पूछते थे? कहाँ थे आप उस वक्त जब लोग मुझसे मेरे बाप का नाम पूछते थे? उस वक्त कहाँ थे आप जब लोग मुझे नाजायज बुलाते थे और मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाते थे? उस वक्त कहाँ थे जब मेरी माँ पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ रही थी? उस वक्त कहाँ थे? जवाब दीजिए मुझे मिस्टर केशव अग्निहोत्री। क्या जवाब है आपके पास मेरे इन सवालों के? उसकी बात सुन केशव जी एकदम चुप थे। वो बोलते भी तो क्या कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। वहीं अबीर जानता था कि पलक ने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। पलक की बात सुन केशव जी, बेटा वो कुछ गलतफहमी
और मेरी बदकिस्मत थी जो मैं राधिका और तुमसे दूर हो गई। उनकी बात सुन पलक कड़क लहजे में, मुझे पूरा सच जानना है। उसकी बात सुन केशव जी और परेश जी उसे पूरा सच बता देते हैं। सारा सच सुनने के बाद पलक की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहीं सोफे पर धम से बैठ जाती है। पलक को ऐसे देख केशव जी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। उनकी बात सुन पलक उन्हें देख गुस्से से, क्या ठीक करेंगे आप? क्या आप वो ठीक कर सकते हैं जो मेरी माँ ने दुनिया के ताने सुने? क्या आप वो ठीक कर सकते हैं जब मेरी माँ को अकेले देख उन पर गलत नजरें उठी? क्या आप ये ठीक कर सकते हैं जब वो रात रात भर तड़पी थी आपकी याद में? क्या आप वो सब ठीक कर देंगे जितनी मेरी माँ ने दर्द बर्दाश्त किया? इतना बोल वो कुछ पल रुक कर आगे बोलती है, आप तो प्यार करते थे ना उनसे, तो क्या आपको अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? इतना कमजोर था आपका भरोसा जो कुछ तस्वीरों से बिखर गया। अरे एक बार उन्हें बोलने का मौका दिया होता, एक बार उनकी बात सुनी होती। आपने इतना भी नहीं सोचा कि जो लड़की आपसे प्यार कर आप पर सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी, वो आपको धोखा कैसे दे सकती थी? अरे वो तो पहले से आपके एक बेटे की माँ थी ना। इतना तो सोच लेते कि एक माँ कभी बेवफा नहीं हो सकती। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। उसकी बात सुन वहां खड़े सबकी आंखें नम थी। उसकी बात सुन केशव जी, पलक बेटा मैं जानता हूँ मेरी सारी गलती मेरी है। मैं राधिका से भी अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। बस एक बार मेरी उससे बात करवा दो। उनकी बात सुन पलक गुस्से से अपनी जगह खड़ी होकर चिल्लाते हुए, कैसे बात करेंगे आप मेरी माँ से? कैसे मांगेंगे उनसे माफी? वो तो मर चुकी है। पलक की बात सुन केशव जी अपनी जगह जम जाते हैं। वहीं नैन और रायमा को भी झटका लगता है। पलक उन सबको देख रोते हुए, मर चुकी है मेरी माँ, मर चुकी है, इतना बोल वो लड़खड़ा जाती है। तो अबीर जल्दी से आकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। पलक अबीर के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। पलक की बात सुन और हालत देख सबकी आंखें नम थी। अबीर पलक को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर पलक उसे पकड़कर बस रोई जा रही थी। वहीं केशव जी सोफे पर बेसुध बैठे हुए थे और रायमा नयन को संभाल रही थी। अबीर जो पलक को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसे भी अब पलक का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अबीर पलक से, पलक शांत हो जाओ। पलक अबीर को देख, मुझे यहाँ जाना है, आप मुझे यहाँ लेकर चलिए। इतना बोल रोते रोते उसकी सांस अटकने लगती है। अबीर जल्दी से उसे गहरी सांस लेने को बोलता है, पर पलक बार बार वहां से जाने की जिद कर रही थी। तो अबीर राइमा को इशारा कर पलक को लेकर वहां से चला जाता है। अबीर पलक को गाड़ी में लेकर बैठ जाता है। पलक अभी रो रही थी और अबीर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं अमृत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। यहाँ राइमा केशव जी के पास आती है तो केशव जी उसे देख रोने लगते हैं। उन्हें ऐसे देख राइमा के आंखों में भी आंसू हो जाते हैं। नैन अभी अपना सिर झुकाकर बैठा हुआ था। अमृत गाड़ी रोकता है तो अबीर बाहर देखता है। घर आया हुआ देख अबीर अपनी बाहों में रो रो कर सो गई पलक को देखता है। फिर गाड़ी से उतरकर उसे अपनी बाहों में उठाकर घर की तरफ बढ़ जाता है। अबीर पलक को कमरे में लाकर आराम से बेड पर लिटा देता है। फिर उसके चेहरे को देखता है जो रोने की वजह से मुरझा गया था। अबीर बाथरूम में जाकर एक टॉवल गीला कर लाता है और पलक के चेहरे को साफ कर उसके माथे को चूम लेता है। अबीर पलक को कंबल से कवर कर खुद चेंज करने चला जाता है। अबीर चेंज कर पलक के पास आता है और उसे अपने बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ केशव जी एक कमरे में आते हैं जहां सिर्फ राधिका जी की तस्वीरें थी। कुछ राधिका जी की अकेले की तो कुछ राधिका जी और केशव जी के साथ में तस्वीरें थी। केशव जी नम आंखों से उन तस्वीरों को देख रहे थे। यहाँ कमरे में नयन रायमा के गले लगकर रो रहा था। उसे हमेशा अपनी माँ से शिकायत थी कि वो उसे छोड़कर चली गई, पर आज सच्चाई जानकर उसे अफसोस हुआ। पर यह जानकर कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो टूट गया। आधी रात का वक्त अबीर की बाहों में सो रही पलक को अचानक पसीने आने लगते हैं। पलक नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है जिस वजह से अबीर की नींद खुल जाती है। अबीर आवाज़ सुन जल्दी से टेबल लैंप जलाकर पलक को देखने लगता है। पलक का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और वो नींद में माँ
माँ बोल रही थी। अबीर जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है। अबीर पलक को गाल को थपथपा कर उसे आवाज देता है, पर पलक अपनी आंखें नहीं खोलती है। अबीर पलक को जोर से हिलाता है तो पलक जोर से माँ बोलते हुए उठकर बैठती है। अबीर पलक को देखता है तो वो जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी। अबीर पलक का चेहरा थाम अपनी तरफ घुमाकर, पलक क्या हुआ? अबीर की आवाज सुन पलक उसे देखकर माँ बोल रोने लगती है। अबीर समझ जाता है कि पलक ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अबीर पलक के आंसू पोंछ, पलक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसकी बात सुन पलक अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। अबीर उसे टेबल पर रखा पानी पिलाता है। पलक कुछ शांत होती है तो अबीर, क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर पलक बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। अबीर पलक को सोने को बोलता है तो पलक अपना सिर ना में हिला देती है। अबीर कुछ सोच कर बेड से उतरता है और पलक को अपनी बाहों में उठाकर सीधा बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। पलक भी उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। अबीर पलक को बालकनी में लेकर आता है और उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है। बालकनी में ठंडी हवा महसूस कर पलक को कुछ हल्का फील करती है। अबीर सोफे पर बैठा था और पलक एक साइड अपने पैर रखकर उसके सीने से सिर लगाकर बैठी थी। अबीर ने एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके सिर को सहला रहा था। ठंडी हवा और अबीर का साथ पलक के बेचैन दिल को मन कर देता है। अबीर अपना सिर झुकाकर पलक को देखता है और उसे शांत देख उसे कुछ अच्छा महसूस होता है। तभी पलक भी अबीर की तरफ देखती है और ऐसे ही दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। वहीं दोनों एक दूसरे के चेहरे के एकदम नजदीक थे। जहां दोनों में से कोई भी आगे बढ़ता तो दोनों के होंठ आपस में टकरा जाते, पर ना दोनों में से कोई आगे बढ़ रहा था न कोई पीछे हो रहा था। दोनों को भी एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। तभी पलक आगे बढ़ अपने होठ अबीर के होठों पर रख देती है। पलक की इस हरकत से अबीर शौक था। यहाँ पलक अबीर के निचले होठों को अपने दोनों होठों के बीच लाकर शक कर रही थी। यहाँ अबीर जो शौक था वो भी पलक का साथ देकर नॉर्मल किस को इंटेंस किस में बदल देता है। दोनों एक दूसरे को पूरी शिद्दत से चूमने लगते हैं। 5 मिनट बाद दोनों जब अलग होते हैं तब पलक अबीर की आंखों में देख, मिस्टर ओबराय, आई नीड यू। उसकी बात सुन अबीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर वो पलक को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में अकेलापन था। अबीर समझ जाता है कि पलक को इस वक्त सच में प्यार की जरूरत है। अबीर पलक को अपने सीने से लगा लेता है तो पलक भी उसे कसकर पकड़ लेती है। अबीर अपना चेहरा पलक की गर्दन पर रखकर गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से अपने होठों को उसके कंधे पर रखकर चूम लेता है। अबीर के होठों के एहसास से पलक की आंखें बंद हो जाती हैं। अबीर आगे बढ़ते हुए पलक के कंधे से लेकर उसकी गर्दन तक अपने होंठ चलाने लगता है। यहाँ पलक भी उसके बालों में अपने हाथ घुमाने लगती है। अबीर पलक से अलग होकर उसे देखता है, फिर उसकी गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को करीब लाता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अबीर पलक को पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है और पलक भी उतने ही पैशन के साथ उसका साथ दे रही थी। 5 मिनट बाद अबीर पलक से अलग होता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर चला जाता है। अबीर पलक को कमरे में लाकर खड़ा करता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। पलक भी उसे ही देख रही थी। अबीर पलक के माथे को चूमकर उसके माथे से अपना माथा लगाकर, पलक क्या तुम श्योर हो? उसके सवाल पर पलक उसकी आंखों में देख, आई लव यू अबीर। पलक के मुंह से आज पहली बार अपना नाम सुन अबीर हैरान होकर उसे देखने लगता है। अबीर आगे बढ़ एक बार फिर पलक के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है। वक्त के बीतने के साथ उनकी किस और भी गहरी हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे की जबान के साथ खेलने लगते हैं। वो अबीर से अलग होकर उसे धक्का देकर उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है। पलक को ऐसे देख अबीर उसके पास आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे और गर्दन को चूमने लगता है। अबीर आगे बढ़ दूसरी तरफ के कंधे पर अपने होठ चलाने लगता है, पर पलक का बदन शेयर कर रहा था। तभी अबीर उसके कान में धीमे से बोलता है, पलक क्या तुम अभी आगे बढ़ना चाहती हो? उसके सवाल पर पलक अपना सिर घुमाकर उसे देखती है और फिर उसकी तरफ घूमकर उसके गाल पर अपना हाथ रख उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। पलक के होठों के एहसास से अबीर की आंखें बंद हो जाती हैं। पलक अबीर के माथे से अपने होठ हटाकर उसके गाल पर रख देती है, फिर दूसरे गाल पर
और उसके बाद हल्के से नाक को चूम लेती है। पलक के होठों को इस तरह महसूस कर अबीर पलक को कमर से पकड़कर अपने से पूरी तरह चिपका लेता है। अबीर पलक को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुककर एक बार फिर उसके माथे को, उसके दोनों आंखों को, उसके दोनों गालों को और फिर उसके होठों पर अपना कब्जा जमा। अबीर पलक के ऊपर लीन होकर उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगता है, फिर आगे बढ़ उसकी गर्दन को चूमने लगता है। यहाँ पलक अबीर के पीठ पर अपने हाथ घुमा रही थी। अबीर पलक के सीने से होकर उसके पेट तक अपने होठों से निशान छोड़ने लगता है और इसी के साथ पलक की सिसकियां तेज हो जाती हैं। आखिर में अबीर उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बेड पर दबा देता है और उसके बदन से अपना बदन जोड़ देता है। अबीर के ऐसा करते ही पलक की हल्की आह निकल जाती है। अबीर पलक को प्यार करने लगता है और यहाँ पलक अपने होठों को बीच अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। अबीर पलक के कान में धीमे से, पलक अपनी आवाज को मत दबाओ, मुझे तुम्हें सुनना है, इतना बोल वो उसके कान के ईयरलोब पर बाइट कर लेता है, जिसे पलक अपने भीजे हुए होठ खोल देती है और इसी के साथ उसकी सिसकियां निकल जाती हैं। पूरे कमरे में पलक की सिसकियों की आवाज के साथ अबीर की तेज सांसें गूंज रही थी। यहाँ अबीर और पलक दोनों अपने आप को एक दूसरे को पूरी तरह सौंप चुके थे और अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ा चुके थे। अबीर रुकता है और पलक के बगल में लेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अबीर सिर घुमाकर पलक को देखता है, जो अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अबीर आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में भर लेता है तो पलक भी उसके पूरी तरह जकड़ लेती है। अबीर उसके सिर को सहलाकर, क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर पलक अपना सिर हिला देती है तो अबीर उसके माथे को चूम कर उसे सुलाने लगता है और खुद भी कुछ देर में सो जाता है। अगली सुबह पलक की नींद खुलती है और उसे अपने बदन पे एक दर्द महसूस होता है। पलक अपनी आंखें खोल अपनी पलकें 2-3 बार झपकाती है। तभी पलक को खुद पर किसी भारी चीज का एहसास होता है। पलक देखती है तो उसके पेट पर अबीर का भारी हाथ था। पलक अपना सिर घुमाकर साइड में देखती है तो अबीर पेट के बल सो रहा था और उसका हाथ पलक के पेट पर था। पलक अबीर को देखती है जो सुकून से सो रहा था और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। पलक अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर से बाल हटाकर उसके माथे को चूम लेती है, फिर उसके गाल को चूमकर अपने पेट पर से उसका हाथ हटाने लगती है। पलक अपना ड्रेस छोड़ अबीर का शर्ट पहन लेती है और सीधा बाथरूम में जाती है। पलक नहा के बाथरोब पहनकर कमरे में आती है और कबर्ड के पास जाकर अपने लिए कपड़े देखने लगती है। पलक अपने लिए एक सूट निकाल लेती है और उसे ही पहन लेती है। पलक सूट पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। पलक तैयार हो रही थी और अबीर बेड पर लेटे हुए उसे निहार रहा था। पलक को खुद पर अबीर की नजरें महसूस हो रही थी, पर वो शर्म की वजह से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अबीर बेड से उठकर पलक के पास आता है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है। पलक सामने के आईने में से अबीर को देखती है तो अबीर मुस्कुरा के पलक को पीछे से बाहों में भरकर, क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है तो अबीर पलक को अपनी तरफ घुमाकर उसे देख, कोई तकलीफ या कहीं दर्द? इस बार भी पलक अपना सिर नाम में हिला देती है तो अबीर पलक के माथे को चूम लेता है। अबीर पलक से अलग होकर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसकी बात पर पलक अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर चली जाती है तो अबीर भी नहाने चला जाता है। अबीर जब नहाकर कमरे में आता है तो उसके लिए पहले कपड़े निकाल बेड पर रखे हुए थे, जिसे देख अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अबीर जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकलकर पलक के पास आता है, जो उसके लिए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। अबीर को देख पलक मुस्कुरा देती है तो अबीर भी अपनी जगह पर बैठकर पलक को देखने लगता है। पलक को नॉर्मल देख अबीर को बहुत अच्छा लगता है। पलक अबीर को ब्रेकफास्ट देकर नाश्ता करने को बोलती है तो अबीर उसका हाथ पकड़, तुम भी मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करो। उसकी बात सुन पलक उसके पास बैठ जाती है और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। पलक और अबीर अभी ब्रेकफास्ट कर उठे ही थे कि घर की डोरबेल बजती है। अबीर मेड को इशारा करता है तो एक मेड जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही दरवाजे पर खड़ा इंसान को देख पलक और अबीर चौंक जाते हैं। दरवाजे पर नयन और राइमा खड़े थे। अबीर मेड को इशारा करता है तो मेड उन दोनों को घर के अंदर लेकर आती है। नयन और राइमा पलक और अबीर के सामने खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को देख पलक अबीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तभी अबीर नयन और राइमा को बैठने को बोल खुद भी पलक के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। अबीर मेड को चाय लाने को बोलता है और फिर नयन को देखता है, जो पलक को देख रहा था। वहीं पलक अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। अबीर नयन को देख, तुम दोनों यहाँ
नैन पलक को देख, मुझे पलक से बात करनी थी। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है। नैन पलक को देख, पलक अपने भाई से बात नहीं करोगी? उसकी बात सुन पलक कुछ बोल ही नहीं पाती है, तो अबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी नैन आगे बोलता है, पापा ने जो माँ के साथ किया उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो तुम मुझसे बात नहीं कर मुझे क्यों सजा दे रही हो? उसकी बात सुन पलक की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती है। पलक बोलती भी तो क्या, उसे कभी कोई रिश्ता मिला ही नहीं जिससे उसे पता चले कि अपनों से कैसे बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि पलक नैन से बात नहीं करना चाहती थी, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे नैन से। पलक फिर से अपनी नजरें झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर आ जाती है। यहाँ नैन की आंखें भी नम थी। नैन भी जानता था पलक के लिए इतना आसान नहीं है। जब उसे खुद को संभालने में इतना वक्त लग गया तो पलक के लिए तो ये सब और भी शॉकिंग था। एकदम से उसके पापा और उसके भाई के बारे में पता चलना, उसे संभलने में वक्त लगेगा। अबीर नैन को देख कुछ इशारा करता है तो नैन अपनी जगह से उठकर पलक के पास आता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। नैन पलक के कदमों के पास बैठ उसे देखकर, पलक मुझे सच में नहीं पता था कि सच क्या है। मुझे बस एक गलत चीज़ बताई गई जिसके बाद मैं अपनी माँ से ही नफरत करने लगा था, उस माँ से जिसने मुझे जन्म दिया। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मेरी माँ मुझे उस वक्त छोड़कर चली गई जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बहुत याद किया है पलक, बहुत ज़्यादा मिस किया है। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर आ जाती है, तो वहीं पलक का चेहरा पूरा आंसुओं से भर जाता है। नैन आगे बोलता है, पलक मैं तुमसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, पर बस मुझे तुम्हें बहन बुलाने का हक दे दो। इतना बोलते उसका गला भर आता है, तो वहीं पलक अपना सिर उठाकर उसे देखती है और कांपती आवाज में बोलती है, भाई। उसके मुंह से भाई सुन नैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कसकर पलक को अपने गले से लगा लेता है। पलक और नैन दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रोए जा रहे थे और उन दोनों को ऐसे देख अबीर और राइमा की आंखें भी नम थी। बहुत देर रोने के बाद नैन पलक से अलग होकर उसके आंसू पोंछ, बस अब रोना नहीं। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद पलक और नैन खुद को संभाल अच्छे से बैठ जाते हैं। सब आपस में बात कर रहे थे, जहाँ राइमा अबीर और पलक को आरुष की तबीयत के बारे में बताने लगती है। राइमा सबको बताती है कि आरुष जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी अबीर नैन को देख, नैन केशव अंकल कैसे हैं? उसके सवाल पर पलक ठिठक जाती है, तो वहीं नैन के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। नैन एक नज़र पलक को देखता है जो ऐसी बिहेव कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैन अबीर से, पापा कल से कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। उसकी बात सुन अबीर थोड़ा चौंक जाता है। नैन आगे बोलता है, उन्हें वक्त लगेगा संभलने में। उनकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता है। कुछ देर बाद नैन और राइमा वहाँ से चले जाते हैं। अब अबीर और पलक घर में अकेले थे। दोनों अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पलक शांत बैठी हुई थी। पलक को ऐसे देख अबीर उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है, क्या सोच रही हो? पलक उसे देखकर, कुछ नहीं, इतना बोल वो अपना सिर झुका लेती है। तो अबीर, माफ कर दो उन्हें, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है। अबीर भी उसे ही देख रहा था, तो पलक थोड़ी नाराजगी के साथ, क्या आप मेरी जगह होते तो आप माफ कर देते अपने पिता को? पलक का सवाल सुन अबीर एकदम चुप हो जाता है। तो पलक बोलती है, 24 साल मैंने मेरी माँ को अकेली दुनिया और अपने आप से लड़ते देखा है। मैंने उनका वो अकेलापन, उनकी तन्हाई सब देखा है। उनकी वो तकलीफ़ें जिनका उन्हें मुझे बड़ा करने में उन्हें सामना करना पड़ा, महसूस की है। जिस वक्त उन्हें उनके साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उनके साथ नहीं थे। उनका वो अकेले में रोना, दुनिया के आदमियों की गंदी नज़रों का सामना, सब देखा है मैंने। उसकी बात सुन अभी शांत होकर बस उसे देख रहा था। तो पलक आगे बोलती है, बात अगर उनकी मेरे साथ की गई नाइंसाफ़ी की होती तो शायद मैं उन्हें माफ़ कर देती, पर बात मेरी माँ के साथ हुई नाइंसाफ़ी की है। उन्हें मिले दर्द और तकलीफ़ की है, उनके आंसुओं की है, तो मैं कैसे उन्हें माफ़ कर दूँ? मैंने अगर माफ़ कर उन्हें अपने पिता के रूप में अपना लिया, तो मेरी माँ के साथ जो हुआ उसका इंसाफ कैसे होगा? अगर माँ होती तो क्या वो माफ़ कर देती? उसकी बात सुन अभी, तुम जो कह रही हो वो सही है पलक, पर उन्हें माफ़ ना कर तुम अपने आप को भी तो सज़ा दे रही हो। तुम उन्हें माफ़ कर दोगी तो तुम्हारे अंदर का वो दर्द ख़त्म हो जाएगा।
उसकी बात सुन पलक उसे गुस्से से देखकर, मैं वो दर्द कभी ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो दर्द मेरे साथ रहे, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। इतना बोल वहाँ से जाने लगती है तो अबीर उसकी कलाई पकड़ लेता है। अबीर की कलाई पकड़ने पर भी पलक उसकी तरफ नहीं देखती है तो अबीर उसे अपनी तरफ खींचकर सीधा अपनी गोद में बैठाकर उसकी कमर पकड़ लेता है। पलक अबीर को नाराज़गी से देखने लगती है तो अबीर नाराज़ हो गई। उसकी बात सुन पलक उसे मुंह फेर लेती है तो अबीर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बोलता है, सॉरी बाबा, मैं बस तुम्हें उस तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इतना बोल वो उसके गाल पर काट लेता है, जिससे पलक की आह निकल जाती है और अबीर को घूरने लगती है। पलक के घूरने पर अबीर तिरछा मुस्कुरा के उसके गाल पर एक बार फिर काट लेता है। इस बार पलक उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और बेड से पिलो उठाकर अबीर को मारने लगती है। अबीर भी बेड से दूसरा पिलो उठाकर पलक के साथ लड़ने लगता है। दोनों ऐसे ही पिलो फाइट करते हुए पूरे कमरे में पिलो बिखेर देते हैं। उसके बाद अबीर पलक को कमर से पकड़कर बेड पर गिर जाता है और उसके कुछ देर बाद दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह अबीर और पलक एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, तभी अबीर का मोबाइल बजता है। अबीर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही पलक पर जाती है, जिसे देख अबीर मुस्कुरा देता है। तभी उसका बज रहा मोबाइल बंद हो जाता है। अबीर मोबाइल से ध्यान हटाकर फिर से पलक को निहारने लगता है। तभी उसका मोबाइल फिर से बजता है। मोबाइल के रिंग की आवाज़ सुन पलक नींद में कसमसाने लगती है तो अबीर जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करता है। अबीर कॉल उठाकर हेलो, सामने से नैन की घबराई हुई आवाज़ आती है, जो अबीर को बताता है कि अबीर, क्या तुम पलक को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ सकते हो? उसकी बात सुन अबीर, क्यों नैन, और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नैन अबीर को कुछ बताता है, जिसे सुनकर अबीर शॉक हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।